बिल्कुल समीर, और ये टनल एक बहुत बड़ा कवच है और इस बीच देखिए गाजा की एक सैटेलाइट तस्वीर से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आईडीएफ ने सैटेलाइट तस्वीर जारी करके बताया कि हमास के पास पर्याप्त मात्रा में तेल मौजूद है, जिसका इस्तेमाल हमास अपनी सुरंग को सुचारू रूप से चलाने के लिए कर रहा है। और यही एक ईंधन जो है, ये एक बड़ा कह सकते हैं स्ट्रैटेजी बन सकती है इजराइल के लिए भी। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं सैटेलाइट से, ये तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए ये तस्वीरें आप मेरी तरफ देख रहे होंगे और ये जो दावा किया जा रहा है कि कैसे फ्यूल टैंक्स को स्टोर किया गया है। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये फ्यूल टैंक्स हैं और टनल के अंदर इन्हीं फ्यूल टैंक्स का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। ये फ्यूल टैंक्स यानी कि इन टनल्स को ऑपरेट करने, उसमें रहने, वहां से लड़ाई को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। चाहे वो एयर की बात करें, वो चाहे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, उन सब के लिए पावर जरूरी है और उसके लिए ये फ्यूल जरूरी है। तो ये जो तस्वीर सामने आई है सैटेलाइट इमेज, जिससे साफ पता चलता है कि समीर स्टोर किया गया था फ्यूल को, उनको पता था कि ऐसी स्थिति आएगी ही आएगी। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, इजराइल की स्ट्रैटेजी का हम जिक्र बार बार कर रहे हैं, लेकिन हमास ने भी तो पूरी तैयारी कर रखी होगी। जब यह जानकारी सामने आ रही है कि भाई 2 साल से वो लोग लगातार तैयारी कर रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसियों को उन्होंने गच्चा दे दिया, तो फिर इस स्ट्रैटेजी पर क्या अमल हो पाएगा और हमास का सफाया हो पाएगा, लगता है आपको? देखिए, 2 बातें साफ है। निश्चित रूप से हमास का लोकल अपना स्ट्रेटजी बना है, लेकिन उसको एक्सटर्नल सपोर्ट भी रहा है ताकि मोसाद को ये बात पता नहीं लगी, अमेरिका को पता नहीं लगी। तो इसका मतलब या तो लेबनान से या ईरान से कहीं ना कहीं से प्रिपरेशन हुआ है। 3 स्ट्रेटजी मुझे लगता है इजराइल अपना रहा है। पहला, लोकल सैंक्शंस की जो बात कर रहे हैं उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रोकेंगे, मेडिसिन सप्लाई रोकेंगे, पहली बात। दूसरी बात, सेलेक्टिव ऑपरेशन करेंगे ताकि लोकल जो कैजुअलिटीज हैं वो नहीं हो। तीसरी बात, लगातार हमारी चर्चा जारी रहेगी। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है क्योंकि लगातार तमाम अहम खबरें इस वक्त जंग के मैदान से हमारे पास आ रही हैं। जी हां, युद्ध में आगे क्या होगा, आज हमास बोलेगा। हमास को लेकर बात यह की जा रही है कि पूरी तरह से इसका खात्मा कर देना है, लेकिन ईरान पूरी तरह से हमास के साथ खड़ा नजर आ रहा है। स्ट्रैटेजी क्या बनती नजर आ रही है? ऐसे में यूएन चीफ की तरफ से जो बयान सामने आया है उसकी वजह से भी इजराइल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। गुटेरेस ने यह कह दिया था कि इजराइल पर हमला अकारण नहीं हुआ, इसकी जगह जगह निंदा की जा रही है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ मेरे सहयोगी करुणा शंकर शर्मा भी मौजूद हैं। इजराइल जंग के बीच अमेरिका ईरान समर्थित गुटों के निशाने पर है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर बार बार हमले किए जा रहे हैं। सीरिया से भी इजराइल पर हमले तेज हुए हैं और लेबनान बॉर्डर पर जंगी तनाव चरम पर पहुंच गया है। लेबनान के केयर टेकर पीएम बॉर्डर पर पहुंचे। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खुले वॉर फ्रंट से विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है। लेकिन सबसे पहले बात हमास के लड़ाकों के कबूलनामे की करेंगे। उन्होंने क्या कबूल किया है, हमास के लड़ाके क्या कह रहे हैं, ये देखिए। बिल्कुल समीर, और देखिए बड़ी खबर इसी को लेकर हम आपको बता दें, हमास लड़ाके का ऑडियो जारी हुआ है। इजरायली सेना ने इस ऑडियो को जारी किया। लड़ाके ने 10 लोगों को मारने का दावा किया है। परिवार से बातचीत में मारने का दावा किया है। लड़ाके ने खुद को बताया है हीरो। तो ये कबूलनामा आपको याद होगा 7 अक्टूबर को वो मंजर जो दिल दहला देने वाला था। हमास के लड़ाके इजराइल में घुस आए थे और कई निर्दोषों को, कई परिवार वालों को खत्म कर दिया था, बच्चों का सिर कलम कर दिया गया था। और हमास का लड़ाका इस बात को कबूल कर रहा है कि खुद उसने 10 लोगों को मारा है। أبا أنا قاعد بكلمك من جوا بسيم، افتح الواتس تبعه قول له وين، شوف كيف القتلة، شوف كيف قتلك بيدي يابا، ابنك قتل يهود، هاي دخل مبلسين يابا. يابا قاعد بكلمك من جوال يهودية، قتلت جوزها، 10 بيدي يابا قتلت 10. يابا 10 بيدي قتلت. يابا افتح الواتس شوف كيف قتلت يابا. افتح بدافع عليك واتس قول له وين روح. يابا 10 بيصير يابا والله 10 قتلت 10 بيد يابا على ايدي اعطينا امي والله 10 بيد يابا كمان 10 يلا بيدي قتلت يلا طلع اصبر
قاعد اكلمك من جوال يهوديه تعال والله انا مبرشين सभ्य समाज का कोई भी इंसान अगर इस ऑडियो को सुनेगा तो उसका दिल दहल जाएगा। इन लड़ाकों के जहन में, इनके दिलो दिमाग में किस कदर जहर भरा हुआ है कि एक आतंकी हमले को भी कैसे जस्टिफाई किया जा रहा है और उसे बताया जा रहा है, अपने परिवार वालों से शेयर किया जा रहा है कि मैंने 10 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारने का जश्न मनाता यह लड़ाका नजर आ रहा है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं। कमांडर राजीव सरदाना हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे 2 जाबाज रिपोर्टर जो इतने मुश्किल हालात में, वॉर जोन में लगातार डटे हुए हैं, बने हुए हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष झा हमारे सहयोगी हिजबुल्लाह के गढ़ में मौजूद हैं इस वक्त, और सुमित चौधरी हमारे संवाददाता लगातार गाजा पट्टी में मौजूद हैं। गाजा बॉर्डर से पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। सुमित, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इजराइल पर जो आतंकी हमला हुआ, किस तरह से हमास के लड़ाकों ने आम लोगों की जान ली, कैसा कहर ढाया, ये खुद कबूलते नजर आ रहे हैं हमास के लड़ाके। इजराइल कसम खा रहा है कि हमास का खात्मा कर ही रहेंगे। हो क्या रहा है इस वक्त ग्राउंड जीरो पर? देखिए समीर, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये सारे जो फुटेजेस आप देख रहे हैं, ये सारी जो चीज़ें आप देख रहे हैं, इसको जब रिलीज़ किया गया तो मैं उन चुनिंदा लोगों में मौजूद था कमांड सेंटर में, जिनको ये मौका दिया गया जर्नलिस्ट में कि कैसे कैसे चीज़ें थी, क्या क्या फुटेज थे। ना सिर्फ इस कमांड सेंटर के अंदर, मैं आपको बताऊँ सेंट्रल कमांड में हमको वो सारी फुटेजेस दिखाई गई जिसको दुनिया के सामने रिलीज़ नहीं किया है इजरायली फोर्सेस ने। ये भी दिखाया गया कि हर दूसरा शख्स, हमास का लड़ाका जो था, वो अपने हेलमेट पर गोप्रो कैमरा लगा रखकर लगातार लिंक था गाजा पट्टी में। और अगर आप ये फुटेज जो लगातार आप सुना रहे हैं, ये वीडियो रिकॉर्डिंग, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग, इसके अंदर साफ तौर पर ये लड़का जो है अपने माँ बाप से बात कर उनको बताता है कि मैं व्हाट्सएप पर आपको कुछ फोटो भेज रहा हूं, आप देखिए मैंने 10 लोगों को मार दिया है। लगातार इस बार को एग्जैजरेट करता है, समझाता है कि आखिरकार उसने कैसे मारा। तो ये सारी एट्रॉसिटी, ये सारी चीजें हैं जो लगातार इजराइल की फोर्सेस ने कैप्चर की। और मोटे तौर पर अगर आप देखिए इसको, आप अगर एक बड़े लार्जर उस पर देखें तो ये कोई छोटा मोटा अटैक या फिर किस तरीके का एक वॉर सिनेरियो नहीं है, ये उससे भी बड़ा है। अगर आप देखें जिस तरीके से लोगों को मारा गया, जिस तरीके से एट्रॉसिटीज उन पर की गई, ये अपने आप में चौंकाता। जब ग्राउंड पर मैं पहुंचा, जब मैंने वहां पे घरों के अंदर घुसकर रिपोर्ट किया, इनिशियली जब मैं सबसे पहले पहुंचा तब मैंने वहां खुद जाके देखा, बॉडीज पड़ी हुई थी समीर, बॉडीज को किस तरीके से आपको उनको मारा गया था, बच्चों को, खासतौर पर बुजुर्गों को। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो लगातार इजराइल की फोर्सेस ने जब देखा, और इसी वजह से इजराइल लगातार ये बात भी कह रहा है कि देखिए आप अगर इस तरीके से करेंगे तो ये टेररिज्म से भी ऊपर की चीज है, क्योंकि ये महज अटैक नहीं किया गया, लोगों पर जानबूझकर दहशत बैठाने के लिए इजराइल के लोगों के अंदर ये सारी चीजें की गई। और उसकी फुटेज कैप्चर कर हमास लगातार रिलीज करता रहा, ये दिखाने के लिए कि देखिए हम ये कर सकते हैं, हमने ये किया है और ये हमारी पावर है। और इसी वजह से इजराइल की फोर्सेज या इजराइल का गुस्सा और ज्यादा बड़ा है। समीर, बिल्कुल, और यही खबरें, और आप बता भी रहे, पूरी तैयारी के साथ आए थे, बॉडी कैम लगाकर आए थे। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं लेबनान बॉर्डर से, जहां से लगातार जो हिजबुल्लाह है वो उत्तरी इजराइल पर, आईडीएफ पर हमला कर रहा है। मनीष झा, जो दरिंदगी हमास की वो हमने देखी, और वो खुद हमास के आतंकी कबूल कर रहे हैं। अगर उस तरफ हम बात करें लेबनान जो कि हमास के साथ खड़ा हुआ है, वहां पर क्या इंटेंशन नजर आ रहे हैं, वहां पर क्या हालात है, बताइए। देखिए, आज की तारीख में देखा जाए तो इजराइल के सामने सबसे बड़ी टेंशन है कि वो लेबनान में हिजबुल्लाह को किस तरह से कंट्रोल करे, क्योंकि अगर वो फ्रंट ज़्यादा खुलता है तो फिर इजराइल को अपनी पूरी ताकत इस वक्त लेबनान में हिजबुल्लाह से निपटने में लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मुकाबला लगभग बराबरी का है। लेकिन बात यह है कि आज की तारीख में इजराइल को जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय जगत में कटघरे में खड़ा कर दिया गया, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जस्टिफाई करते हुए दिख रहे हैं 7 अक्टूबर के उस नरसंहार का, जिसका एक वीडियो आप सुना रहे हैं। देखिए, ये तमाम जो हृदय विदारक कहानियां हैं वो तो 50% से भी कम है। एक से बढ़कर एक वीडियो, एक से बढ़कर एक ऑडियो ऐसे हैं
जिसमें आपको लगेगा कि मानवता की सारी हदें पार हो गई है। सोचिए कि एक आदमी अपने माँ बाप को फोन करके कहता है कि उन्होंने कैसे मासूम बच्चों का कत्ल किया है, कैसे उन्होंने लोगों को मार दिया है, और उसके माँ बाप कहते हैं शाबाश शाबाश, तुम्हें जो है ऊपर वाला बरकत करे, तुम्हें खुदा बरकत दे। तो इस तरह की मानसिकता के बाद अगर इजराइल ये कहता है कि वो बदला लेना चाह रहा है, तो फिर वैसी स्थिति में इजराइल पर सवाल हो रहे हैं। ये जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है कि फिलिस्तीन में जो लोग मारे गए, बिल्कुल, जो सिविलियन मारे जा रहे हैं, उसके लिए इजराइल कोई भी जस्टिफिकेशन दे। लेकिन सवाल ये है कि हमास ने जो किया, अगर उसके लिए संयुक्त राष्ट्र के कोई और नहीं, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जस्टिफिकेशन देते हैं, तो फिर सोचिए इजराइल का रिएक्शन क्या होगा। और इजराइल उसी गुस्से की आग में बिल्कुल सही बात है मनीष, बिल्कुल सही आपने कहा। किसी भी आतंकी हमले को किसी भी घटना के चलते जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, और यही वजह है कि गुटेरेस के बयान की भी चौतरफा निंदा शुरू हो गई है। उस पर भी हम आएंगे, उस पर भी अपने मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज। इजराइल के कब्जे वाले गोलन हाइट्स इलाके में हमला हुआ है। सीरिया ने की गोलन में बमबारी, हमले से इजरायली इलाकों की बत्ती गुल हो गई है। सीरिया की ओर से 2 रॉकेट भी दागे गए हैं। ये देखिए, आप तस्वीरें आपके सामने हैं। सीरिया की तरफ से भी 2 रॉकेट दागे गए हैं इस इलाके में। और आप देखिए, एक और बड़ी खबर है, सीरिया के हमले का इजराइल ने जवाब दिया है। सीरिया के मोटार लॉन्च के ठिकानों पर हमला किया गया। इजराइल ने सैन्य बुनियादी ढांचे पर हमला किया है। इजराइल पर सीरिया ने हवाई हमला किया था, इसका जवाब इजराइल ने दिया। इजराइल के हमले में भारी नुकसान की खबर है सीरिया की तरफ भी। और अगली बड़ी खबर, इजराइल जंग के बीच अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हो रहे हमले से जुड़ी। बीते एक हफ्ते में मिडिल ईस्ट में 13 बार अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले हुए हैं। पेंटागन ने हमलों को लेकर यह जानकारी साझा की है। ईरान समर्थित गुटों ने यह हमले किए। इराक, सीरिया में 13 बार अमेरिकी बेस पर यह हमले हुए। और इजराइल जंग के बीच ईरान पर्दे के पीछे से लगातार अमेरिका को टारगेट कर रहा है। यह बात अब किसी से छुपी हुई नहीं है। इजराइल का साथ देने से भड़के इस्लामिक गुट मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों और उनके ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। मिडिल ईस्ट में निशाने पर कैसे है अमेरिका, यह जरा आप समझिए। बीते एक हफ्ते में 13 बार, 1-2 नहीं 13 बार अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले हुए। बिल्कुल, और देखिए, इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर इन हमलों को अंजाम दिया गया। 17 से 24 अक्टूबर के बीच इराक में अमेरिकी सैनिकों पर 10 बार हमले किए गए। जी हां, 17 से 24 अक्टूबर के बीच सीरिया में अमेरिकी बेस पर 3 हमले हुए। इराक, सीरिया में हुए हमलों में 24 अमेरिकी सैनिक घायल भी हुए हैं। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने इन हमलों की जानकारी दी है, पूरी डिटेल शेयर की है। अमेरिकी बेस पर हमले का आदेश ईरान से मिला, यह भी कहा गया है पेंटागन की तरफ से। और क्या खबर है, अमेरिका के पास ईरान के खिलाफ फिलहाल कोई पक्के सबूत नहीं है। ये जो खबर है वो निकलकर सामने आ रही है। वीके चतुर्वेदी सर, मेरा सवाल आपसे है, ये जो अमेरिका पर अब लगातार हमले हो रहे हैं और साथ ही साथ सीरिया ने भी अपना फ्रंट इजराइल की तरफ एक तरह से खोल ही दिया है, ये युद्ध अब किस तरह से विस्तार लेता हुआ नजर आ रहा है और इसका क्या अंजाम होगा, क्या लग रहा है आज की तारीख में आपको? करुणा, इस एरिया में जियो पॉलिटिकल लोकेशन की वजह से अमेरिकन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हैं और तकरीबन हर कंट्री में अमेरिकन फौज जो है वहाँ पे तैनात है। तो ये सब जब देखते हुए तो अमेरिका के ऊपर हमले होना फ्रॉम कंट्रीज जो हमास को सपोर्ट करना चाहती हैं, ये बड़ा एक लाजिम, एक बहुत ही नेचुरल प्रक्रिया है। लेकिन अमेरिका का फिजिकली इस युद्ध में अभी आना मैं नहीं समझता ये अभी होगा, क्योंकि अमेरिका इजराइल के थ्रू ही जो भी जवाबी कार्रवाई करेगा उनको अच्छी तरह से मदद देगा, सैन्य मदद देगा, आयरन डोम देगा, सर्वेलेंस देगा, इंटेलिजेंस देगा, सब कुछ देगा। और वो आज समझता है कि ये इजराइल कैपेबल है इस एरिया को अच्छी तरह से हैंडल करने के लिए। ये अभी बहुत दूर की बात है कि अमेरिका फिजिकली, लेकिन ठीक है, डिटरेंस के तौर पे उसके मेडिटेरियन सी में
युद्धपोत का आना, बाकी लॉजिस्टिक सपोर्ट का वहां आना, ये सिलसिला सब जारी रहेगा। जी ठीक है, बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ सर। इस बीच इजराइल जंग के बीच अमेरिका का एक और बड़ा फैसला सामने आया है। वो क्या है? मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अमेरिका 12 एयर डिफेंस सिस्टम भेज रहा है इजराइल। मिडिल ईस्ट के कई देशों में इसकी तैनाती होगी। इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन में मदद के लिए ये तैनाती की जा रही है, ऐसा कहा गया है। 12 एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका की तरफ से भेजे जा रहे हैं। तो देखिए, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले को लेकर ईरान कैसे घिरा है। हिजबुल्ला और हमास को लगातार मदद भेज रहा ईरान। दोनों को ईरान की तरफ से हर साल करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान हर साल हिजबुल्ला को $700 मिलियन यानी कि 58 अरब रुपए और हमास को हर साल 8 अरब रुपए देता है। जी हां, इसके साथ ही घातक ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलें और विद्रोहियों को ट्रेनिंग भी ईरान की तरफ से दी जाती है। ईरान का कितना बड़ा रोल संजय भारद्वाज आपको नजर आता है? हिजबुल्ला और हमास के पीछे ईरान, ये बात लगातार कही जा रही है, लेकिन हमास के हमले के बाद जो इजराइल पर हमला हुआ उसके बाद ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व तो होता हुआ अभी भी नजर नहीं आ रहा है। जंग के 19 दिन बीतने के बाद भी मंशा क्या है फिर? देखिए, ये बात मान के चलिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट्स मिडिल ईस्ट में है जी, और उसको ज़्यादातर जो रिप्रेजेंट किया है वो ईरान ने किया है। ठीक है, और फिलिस्तीन के इशू को ईरान कॉइन करता है, सेंटीमेंट उसको अपने साथ अरबियन वर्ल्ड का लेता है। ये बात आप मान के चलिए कि ईरान निश्चित रूप से हमास को, जो भी एंटी अमेरिकन और एंटी इजराइल कैंप्स हैं, उसको समर्थन देता है। अब आप ये देखिए कि हमास को समर्थन 4 आतंकी संगठनों से सीधा सीधा समर्थन है। हिजबुल्ला से है, आईएस से है, हूती से है, आप सीरिया से सीधा सीधा समर्थन है। ये तो हो गया भीतरी मिडिल ईस्ट का, लेकिन आप ये भी देखिए कि मिडिल ईस्ट के बाहर भी इनको समर्थन मिलता रहा है। हिस्टोरिकली यूएसएसआर फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ था। आज की जो परिस्थिति में भी रशिया और कहीं ना कहीं चाइना जो है वो भी ईरान के साथ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली खड़ा हुआ है। तो आप मान के चलिए कि ईरान को एक अपॉर्चुनिटी है कि अपने आप को मिडिल ईस्ट में एक लीडर साबित करे और हमास के पीछे खड़ा रहे, प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से, जब तक पॉसिबल है अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि ये हमला जो है ये हमास का हमला जो है वो आतंकी हमला है। तो ईरान सीधा सीधा उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन उसके पीछे निश्चित रूप से ठीक बात है। लेकिन कमांडर सरदाना, अब इजराइल की स्ट्रैटेजी होगी क्या? अमेरिका इजराइल के साथ है, लेकिन हमास के खात्मे की बात की गई है। यह खात्मा कैसे मुमकिन होगा 23 लाख लोगों की मौजूदगी के होते? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। होगा क्या करेगा इजराइल? देखिए, अभी चाहे कितने भी दिन हुए हों और कितना समय जरूर आगे लग जाए, ये जो अटैक हुआ है उसके बाद ये इजराइल के अस्तित्व का सवाल है। तो मुझे लगता है जब तक ये खत्म नहीं कर देंगे, ये 500 किलोमीटर की सुरंगें जो बनी हुई हैं, ये जब तक ये कबर नहीं बन जाएंगी, इजराइल नहीं रुकने वाला है। तो ये जो इनका स्ट्रक्चर है हमास का, ये अगले 50 साल या 100 साल तक कोई खड़ा नहीं कर पाएगा दोबारा। मेरा ये मानना है जब तक ये खत्म नहीं होता ये ऑपरेशन चलता ही रहेगा और इजराइल इसमें सक्सेसफुल होगा। ये ऑपरेशन लंबा चलेगा, कुल मिलाकर इसके आसार नजर आते हैं। और वैसे भी एक फॉर्मूला इजराइल की तरफ से दिया जा रहा है कि इन तमाम लोगों को मिस्र के मरुस्थल में एक टेंट सिटी बनाई जाए और वहां पर शिफ्ट कर दिया जाए और पूरी तरह से फिर गाजा पट्टी में जो हमास की जड़ें हैं उनका समूल नाश कर दिया जाए। तो गाजा में लगातार बर्बादी का सिलसिला जारी है और गाजा के कई हिस्सों में आमने सामने की जंग भी चल रही है। इजरायली फोर्स पर की गई है फायरिंग। हमास के समर्थकों ने इजरायली फोर्स को बनाया निशाना और उनके ऊपर की गई है फायरिंग। ये देखिए, तस्वीरें सामने आई हैं। इजरायली फोर्स के जवान यहां पर मौजूद थे जिन पर हमास सपोर्टर्स ने फायरिंग कर दी। और देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है। हमास लड़ाके की मौत के बाद तनाव है। गाजा के कलकलिया इलाके में तनाव, समर्थन में सड़कों पर निकले सैकड़ों की संख्या में लोग।
और यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के बयान से इजराइल नाराज है। हमास के हमले को लेकर दिया गया जो बयान है गुटेरेस का, वो नाराजगी की वजह। इजराइल के राजदूत ने गुटेरेस का इस्तीफा तक मांगा है। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने हमास के हमले को लेकर ऐसा क्या कहा था कि इजराइल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements and plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing. But the grievances of the Palestinian people cannot justify the appalling attacks by Hamas, and those appalling attacks cannot justify the collective punishment of the Palestinian people. और आप देखिए इस्राएली राजदूत गिलाद एडन ने यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के इस बयान को लेकर आगे क्या कहा, क्या रिएक्शन सामने आया, ये भी आप देखिए। Mr. Secretary General, the UN was established to prevent atrocities, to prevent such atrocities like the barbaric atrocities that Hamas committed. But the UN is failing. The UN is failing, and you, Mr. Secretary General, have lost all morality and impartiality. Because when you say those terrible words that these heinous attacks did not happen in a vacuum, you are tolerating terrorism. This is a pure blood libel. And I think that the Secretary General must resign. Because from now on, every day that he is here in this building, unless he apologizes immediately, today we called him to apologize, there's no justification to the existence of this building. तो इजराइल पर हमले यूं ही नहीं हुए, यह कह दिया था यूएन चीफ ने, जिसका इजराइल ने उसी मंच से विरोध जताया और यह कहा कि आप अपनी नैतिकता और निष्पक्षता खो चुके हैं। इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए आपको दिखाते हैं कि इजराइल और यूएन के बीच तनातनी की वजह क्या है और इजराइल इतना नाराज क्यों नजर आ रहा है। इजराइल और यूएन के बीच तनातनी देखने को मिली है। हमास के हमले को लेकर यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बयान दिया था, जो बयान हमने आपको सुनाया। गुटेरेस ने हमास के हमले पर कहा था कि इजराइल पर हमले यूं ही नहीं हुए। इजराइल से युद्ध और हिंसा का रास्ता छोड़ने की अपील भी की गई थी। इसी बयान को लेकर इजराइल कड़ी नाराजगी लगातार अब जता रहा और आपने देखा बाकायदा जो उनके राजदूत हैं उनकी तरफ से इस पर रिएक्शन दिया गया। बिल्कुल, और यही नहीं, करुणा, इजराइल ने यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का इस्तीफा तक मांग लिया है। यह कहा जा रहा है कि आप इस पद के काबिल नहीं हैं। यूएन में इजरायली राजदूत गिलाद एर्दोन ने गुटेरेस का इस्तीफा मांगा है उनके इस बयान के बाद। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, यूएन के इस रुख को आप कैसे एनालाइज करेंगे? गुटेरेस खुद कह रहे हैं कि इजराइल पर हमला यूं ही नहीं हुआ, कोई भी बात, कोई भी आघात किसी आतंकी हमले को जस्टिफाई कर सकता है क्या? हालांकि अपने बयान में गुटेरेस आगे कहते हैं कि जो हमला हुआ वो गलत था, लेकिन फिर भी यह कहना कि अकारण नहीं हुए हमले, इसके पीछे अपने रीजंस हैं और उन रीजंस को वो गिना रहे हैं। तो यूएन आखिर है किस तरफ, क्या लगता है? देखिए, मुझे तो आश्चर्य होता है कि इजराइल यूएन महासचिव के बयान को इतना सीरियसली क्यों ले रहा है, क्योंकि यूएन तो अपना रेलेवेंस बहुत पहले खो चुका है और इसके लिए इजराइल और अमेरिका और यही देश जिम्मेदार है। आज के दिन यूएन सिर्फ एक मॉरल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सिर्फ भाषणबाजी दे सकते हैं। जो ग्राउंड पे करना है वो इजराइल करेगा और वो अमेरिका करेगा। यूएन का उसमें कोई हस्तक्षेप पहले भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, पहली बात नहीं। और एक काम और किया जाता है, विस्थापितों का आंकड़ा बताया जाता है। दूसरी बात, निश्चित रूप से देखिए, अगर यूएन
यूएन सेक्रेटरी अगर ये बात उठा रहे हैं तो देखो कैजुअलिटीज तो हो रही है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो है ही, कोलेटरल डैमेज तो हो ही रहा है, प्रॉब्लम्स तो आम जन को हो ही रहा है, लेकिन उसमें आतंकवाद को यूएन कहाँ प्लेस करेगा जहाँ यूएन कहता है कि हमको आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। तो ये बात जो कॉन्ट्राडिक्शन विद इन यूएन है। नहीं, लेकिन देखिए एक और बात है ना संजय भारद्वाज सर, जब यूएन को लेकर जिसकी पार्शियलिटी का जिक्र भी हमने देखा इजरायली राजदूत कर रहे थे, उस पर अब शक जाहिर किया जा रहा है, सवाल उठाया जा रहा है। तो जब यूएन की पार्शियलिटी को लेकर सवाल उठाया जाएगा तो यह कितना गंभीर है भविष्य के लिए भी? देखिए ये बात मान के चलिए कि ये मैं वही कह रहा हूँ ना, यूएन तो पार्शल रहा ही है। हम भारत में आतंकवाद से ग्रसित रहे, कभी यूएन कभी खुल के नहीं आया, अमेरिका ने हमेशा डबल स्टैंडर्ड रखा, यूएन ने रखा। तो ये बात निश्चित रूप से मान के चलिए कि आज यूएन को वही फोर्सेस चैलेंज कर रही है, इजराइल में भी चैलेंज कर रही है, और आतंकवाद का जो एक गंभीर विषय है उसकी गंभीरता को यूएन नहीं समझ पाया, और आज आप मोरालिटी का बयान देने आ गए हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ। देखिए इस बीच इजरायली सेना ने अपने जवानों का एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में युद्ध के लिए जवानों का हौसला दिखाया गया है। इजरायली जवानों ने जंग की वजह बताई है। ये वो वीडियो है जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इजरायली जवानों के जहन में इस वक्त क्या चल रहा है, जंग की उनके हिसाब से वजह क्या है, सुनिए। I'm fighting for the people who came before us and for the country of Israel. I'm fighting for all the people we've lost. אני נלחמת למען עם ישראל. Ik vecht hier voor mijn broers en zussen. Je me bats pour ma famille. For the Jewish people. I'm fighting for my friends, my family, and all the people that I love. And I'm fighting for my wife, my entire family, and all of Am Yisrael. We are fighting for the future of my family and the children.